Hi everyone, so continuing the series, here I am back with the judgments that were delivered by the Honorable Supreme Court of India from 30th of January 2023 to 5th of February you can say 2023, यानी कि फरवरी का फर्स्ट वीक जो कि एक्चुअली वो वीक जनवरी से शुरू हुआ था बट आके वो फरवरी में ख़त्म हुआ। इस पूरे वीक में सुप्रीम कोर्ट डिलीवर्ड अ टोटल ऑफ 11 जजमेंट्स, बट आइड से कि जनवरी से मतलब जैसा जनवरी का फर्स्ट वीक था उससे बहुत लाइट आपको ये वीडियो लगेगी, ये वाली फरवरी के फर्स्ट वीक की 11 जजमेंट्स है। बट मैंने कोशिश की है कि आपको मैं सभी जजमेंट का जिस्ट बहुत छोटे छोटे में देने की कोशिश करूं और आपको मैं पहले वो बता दूं जो पूरा लॉ पॉइंट है और जो कि आपके लिए शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए या वैसे जानने के लिए या अपने आप को अपडेट करने के लिए इंपॉर्टेंट रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है, मैं उतना ही आपको दूं। एंड just a request for all of you, if you like this video and if this video helps you in any way, I request you all to let me know that in the comment section, because that motivates me, that helps me keep making content and it brings a smile on my face. So let's get started with the first judgment, which is Godrej Sara Lee, delivered by a 2-judge bench, Justice Ravindra Bhatt and Justice Dipankar Datta. सो आपने देखा होगा ना जब भी आप रिट्स लेके जाते हो हाई कोर्ट में, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड दैट योर सीनियर में आस्क यू और that the judge may ask you is whether you have availed all other remedies before coming to this court. वैसे तो ये क्वेश्चन प्राइमरी इंपॉर्टेंस का है और इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है कि अगर आपने ऑल्टरनेट रेमेडीज अवेल ना की हो तो हाई कोर्ट आपकी रिट को डिसमिस कर सकता है। बट दिस वाज वन स्पेसिफिक केस वेयर द सुप्रीम कोर्ट reiterated its view and said that it's right that you're dismissing a writ on the basis of the fact that the petitioner had not availed alternate remedies, but you have to also see whether this involves a question of law. सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि इसमें क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है तो आप सिर्फ इस बात पे कि ऑल्टरनेट रेमेडीज पहले नहीं सीख की गई है पिटिशनर की तरफ से, सिर्फ इस बात पे आप इस रिट पिटिशन को डिसमिस नहीं कर सकते थे। तो यही एक ओपिनियन है, यही एक व्यू है जो फिर से यहाँ निकल के सामने आया है और जो कि होना भी चाहिए। ऑफ कोर्स क्वेश्चन ऑफ लॉ है, तो अगर आपने ऑल्टरनेट रेमेडीज नहीं भी अवेल की थी तो हाई कोर्ट को उसे डायरेक्टली जाके डिसमिस नहीं करना चाहिए। सो सुप्रीम कोर्ट ने समझाया कि जस्ट बिकॉज ऑल्टरनेट रेमेडीज हैड नॉट बीन अवेल्ड, दिस शुड नॉट लीड द हाई कोर्ट टू मैकेनिकली डिसमिस द रिट। आप देखो कि क्या रीजंस रहे थे कि उन्होंने रेमेडीज नहीं ली, क्वेश्चन ऑफ लॉ कितना बड़ा है, क्वेश्चन ऑफ लॉ है भी या नहीं है, और फिर आप उसको डिसाइड करो। ऐसे डायरेक्टली आप इस केस में डिसमिस ना करें जब क्वेश्चन ऑफ लॉ है तो। ऑल्दो भी 10 इंटरेस्टिंग जजमेंट्स बची हैं आपके पढ़ने के लिए, बट ये इन्फॉर्मेशन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो खुद क्लैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी ऐसे को जानते हैं जो लॉयर बनना चाहता है, एडवोकेट बनना चाहता है और इस तरफ अपना फर्स्ट स्टेप ले रहा है क्लैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करके। तो दिस इज़ द बेस्ट ऑफर फॉर यू। अगर आप क्लैट के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो तो अभी आपको अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अप टू 40% डिस्काउंट मिल रहा है। ऑलमोस्ट आपको आधा सा हो रहा है कोर्सेज का प्राइस। 28 फरवरी तक ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, यानी कि उसके बाद जो ये प्राइजेस हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। देखो जो प्राइस का डिफरेंस है वो आपको अपनी स्क्रीन पे दिख ही रहा है। अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए ना तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर दिया हुआ है, उस पर सिंपली कॉल कर सकते हो, या फिर अगर आप सिंपली बैचेस ज्वाइन करना चाहते हो, बिल्कुल कन्विंस्ड हो कि हाँ मुझे अनअकैडमी से ही पढ़ना है, इनके ही टॉप एजुकेटर्स से कोचिंग लेनी है, क्लासेस लेनी है और एक्सपर्ट बनना है एक तरह से इस एग्जाम का, तो आप ये सक्सेस एनएलयू बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसका नाम ही सक्सेस एनएलयू है, मतलब इसका फोकस ही ये होगा कि आपको एक अच्छे से एनएलयू में जाके एडमिशन दिलवाए, आपको अच्छी फैकल्टी दिलवाए। इनके कोर्सेज में ना आपको टीचिंग आवर्स के साथ साथ सारे के सारे क्विजेज़ और जितने भी टेस्ट सीरीज़ होती हैं सब कुछ एक साथ ही मिल जाता है। इनफैक्ट अगर आप MHCET की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो जो कि महाराष्ट्र का एंट्रेंस टेस्ट है, उसके लिए भी आपको क्रैश कोर्स का एक अलग से यहाँ पे बैच मिल जाएगा। अब ये वाला जो इसका प्राइस है ना, ये बहुत ही अच्छे वाले ऑफर पे चल रहा है, यानी कि आपको 10,000 का ये जो बैच है, 10,000 का ये जो कोर्स था वो भी इतने कम प्राइस में मिल रहा है। अपनी स्क्रीन पर देखो, you should not be surprised because this is Unacademy and they keep coming up with offers for you. So there is a QR code, इसको स्कैन कर लो, आपको सीधा उस बैच पेज पे आप पहुंच जाओगे, QR कोड ले जाएगा। इसके अलावा बैच ज्वाइन करना है, go to the link given in the description box. Definitely do not forget to use the code VLOGISH, क्योंकि उसके बिना आपको ये सारे डिस्काउंट्स बिल्कुल नहीं मिलेंगे। Next is a very important judgment and something that you all should know, which is the judgment delivered in the case of KL Soneja, again by a 2-judge bench, Justice S. Ravindra Bhatt and Justice M.R. Shah.
दिल्ली के बहुत पास आपको एक एरिया दिखेगा वैशाली, जहाँ से रिलेटेड ये केस है। डॉक्टर मंजीत मोंगा ने वहीं पर एक फ्लैट परचेज करने के लिए, उसकी अलॉटमेंट अपने आप को करवाने के लिए एक सम पे किया था एक बिल्डर को। बट जिस टाइम में बिल्डर ने प्रॉमिस किया था कि वो फ्लैट डिलीवर करेगा, उससे बहुत ज़्यादा वो डिले हो गया। तो उस टाइम तक डॉक्टर मोंगा 4.5 लाख रुपीस दे चुकी थी, बट उसके बाद उन्होंने सम कोई भी पैसा और नहीं दिया, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जो कंस्ट्रक्शन है फ्लैट की वो बहुत डिले हो रही है पूरी बिल्डिंग की। तो अब पता नहीं आगे जाके क्या होगा। जितना हमें कहा गया था इतने पैसे देने पर आपको इतना आपका फ्लैट तैयार मिलेगा, वो भी अब तक नहीं मिला है। कुछ टाइम बाद बिल्डर ने क्या किया, बिल्डर ने वो जितने 4.5 लाख रुपए वो अब तक दे चुकी थी वो उनको वापस कर दिए और उनकी अलॉटमेंट कैंसिल करके फ्लैट किसी और को अलॉट कर दिया। डॉक्टर मोंगा वॉज इन्फ्यूरिएटेड एंड शी थॉट दैट इट वॉज एन अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, विच इट डेफिनेटली वॉज। उनको और पैसे देने के लिए वो बिल्कुल रेडी थी बिल्डर को, बट बिल्डर ने सिंगल हैंडेडली उस अलॉटमेंट को कैंसिल किया, उनके पैसे वापस दे दिए सिंपली। लेकिन डॉक्टर मोंगा ने डिसाइड किया, उस टाइम पे MRTP कमीशन थी, मोनोपोलीज एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस कमीशन, वो उसके अंदर वहाँ पर गई MRTP कमीशन को उन्होंने अप्रोच किया, जो कि आज कॉम्पैट है। वहाँ पर जाके जो कमीशन ने डिसाइड किया वो बात भी यही थी कि बिल्डर ने डेफिनेटली एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की है। अब जब डॉक्टर मोंगा ने ये केस इंस्टीट्यूट किया था कमीशन में, तो जो बिल्डर ने पैसे वापस किए थे ना, वो एक पे ऑर्डर के थ्रू किए थे। उस पे ऑर्डर को, ओरिजिनल पे ऑर्डर को डॉक्टर मोंगा ने इन कैश कराने की बजाय कोर्ट में सबमिट कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, ओरिजिनल फाइल में, डॉक्यूमेंट्स में, एनेक्स्चर्स के साथ में लगा दिया। उन्होंने कोई स्टेप्स नहीं लिए देखने के लिए कि ये जो पे ऑर्डर का पैसा है कहाँ पर जाएगा, क्या है पैसा ऐसे आइडल पड़ा रहेगा, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं आएगा। उन्होंने उस टाइम पे सोचा नहीं। अब जब बाद में ये डिसाइड हो गया तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्वेश्चन आया कि बिल्डर को 4.5 लाख रुपीज़ रिटर्न तो करने हैं डेफिनेटली, बिकॉज ही हैज़ बीन हेल्ड गिल्टी ऑफ कमिटिंग अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। लेकिन क्या बिल्डर लायबल है उस पैसे पे इंटरेस्ट देने के लिए, क्योंकि वो तो अपने हिसाब से उसी टाइम पे 4.5 लाख रुपीज़ डॉक्टर मोंगा को रिटर्न कर चुका था। तो क्या वो उन 4.5 लाख रुपए पे भी इंटरेस्ट देगा उस टाइम के बाद, जिस टाइम तक उसने पे ऑर्डर बना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हमें लगता है कि बिल्डर ने बहुत गलत किया, हमारी सिंपैथी है डॉक्टर मोंगा के साथ भी, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि बिल्डर को उस पैसे पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो वो ऑलरेडी टाइम पर चुका था। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? डॉक्टर मोंगा को तो अपना इंटरेस्ट नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि कहीं ना कहीं इसमें गलती डॉक्टर मोंगा की है। रीज़न बीइंग, उस टाइम पे उनको या उनके काउंसिल को ऐसे स्टेप्स लेने चाहिए थे कि जिस पैसे को आप एज एनेक्स्चर, मतलब जिस पे ऑर्डर को आप एज एनेक्स्चर कोर्ट में जमा करवा रहे हो, देख तो लो एक बार कि वो किसी इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है या नहीं हो रहा है। या तो कोर्ट से ऐसा ऑर्डर ले लो कि लेट मी हैव दिस अमाउंट फॉर नाउ विद अ नो प्रेजुडिस ऑर्डर, कि मैं इस अमाउंट को तो ले रही हूँ इसलिए कि इस पैसे की वैल्यू ना घटे, इस पर जो इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए था वो मुझे मिले, इस पैसे को शायद मैं कहीं और इन्वेस्ट कर दूँ, अपने तरीके से यूज़ करूँ, बट प्लीज़ ऐसा ना माना जाए कि मैंने एक्विजिशंस किया है। सो कोर्ट सेड कि सभी कोर्ट्स को, कमीशंस को ये डिसाइड करना चाहिए कि जब भी कोई ऐसा एक्चुअल पे ऑर्डर उनके पास सबमिट होता है या कोई ऐसा चेक सबमिट होता है या कोई भी ऐसी चीज़ जिस पे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, कोई भी ऐसा पैसा, तो वो ध्यान रखें कि उस पैसे को किसी इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट में डिपॉजिट कराए। कोर्ट ने बोला इस पर गाइडलाइंस फ्रेम की जानी चाहिए, और वैसे जो लोग खुद ऐसा कर रहे हैं, केसेस इंस्टीट्यूट कर रहे हैं, उनको ही ये सब ध्यान में रखना चाहिए। या तो वो एक ऑर्डर कोर्ट से यही ले लेते कि कोर्ट ही इसे अपनी तरफ से किसी इंटरेस्ट बियरिंग अकाउंट में डिपॉजिट करा दे और अपनी सेफ कस्टडी में रखे, बट कुछ स्टेप्स तो लेने चाहिए थे, अप्रोप्रिएट एडवाइस तो उन्हें उस समय पर मिलनी चाहिए थी, जो कोर्ट ने माना कि हाँ इनको अप्रोप्रिएट लीगल एडवाइस नहीं मिली उस टाइम पे। देखो, आप सोच रहे होगे ना कि पे ऑर्डर अगर इनकैश नहीं करवाया तो पैसे तो बैंक में ही रहे ना, तो फिर कैसे ऐसा हुआ? बैंक में जो हमारे पैसे रहते हैं रखे रखे भी, हमारे सेविंग्स अकाउंट में भी, उस पर इंटरेस्ट तो आता है, बट नो। देखो, पे ऑर्डर्स का सिस्टम ऐसा चलता है, इस केस में कोर्ट में बैंक ने आगे समझाया, ICICI बैंक ने आगे समझाया कि पे ऑर्डर्स का ऐसा होता है कि एक बार वो पे ऑर्डर बन गया तो पे ऑर्डर बनवाने वाले के अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट हो जाता है, और बैंक भी उस पैसे पे इंटरेस्ट इंजॉय नहीं करता, उसे वो किसी भी यूज़ में, किसी भी पर्पस पे नहीं लगाता।
क्योंकि पे ऑर्डर वाला पैसा या जो डीडी वाला पैसा होता है विद द बैंक ऑल्सो नोज कि वो कभी भी एनकैश कराया जा सकता है, और उस मोमेंट पे बैंक के पास वो पैसे होने चाहिए देने के लिए एनकैश कराने वाले को, पे ऑर्डर रिसीव करने वाले को। इसलिए बैंक ने आके समझाया कि इवन वी डोंट एंजॉय एनी इंटरेस्ट ऑन दिस अमाउंट एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू बी वेरी केयरफुल। द कोर्ट हैज़ ऑल्सो सेड दैट पीपल नीड टू बी वेरी केयरफुल while depositing such pay orders, any such unaccounted cash, any such amount which is not enjoying interest in the courts. बाद में जाके आपको पछताना नहीं है। Next is the case of Ajay Dabra versus Pyare Naam. Again, a two-judge bench judgment, P.S. Narasimha and Justice Sudhanshu Dhulia. यहाँ पे सेक्शन 5 लिमिटेशन एक्ट की बात की, और ये क्वेश्चन था कि अगर किसी के पास अपील को डालने के पैसे नहीं थे, आई मीन कोर्ट फी देने के पैसे नहीं थे जो अपील इंस्टीट्यूट करते टाइम लगती या केस इंस्टीट्यूट करते टाइम लगती, शॉर्टेज ऑफ फंड्स था, सो वेदर दैट कैन बी सीन एज अ सफिशिएंट कॉज फॉर कंडोनिंग द डिले। मतलब आपने डिले कर दी और आप कोर्ट के पास ये कहने आए कि मेरे पास एक कारण था इस डिले का कि मैं लेट्स से मैं 100 दिन के अंदर, मैं 160 दिन के अंदर, मैं 3-4 महीने के अंदर, जितना भी टाइम था स्टैट्यूट में अपील का, इस समय मैं फाइल नहीं कर पाया because I was short on funds. So in this case there was a delay of 254 days. That means close to a year. कोर्ट ने यहाँ पे बोल दिया sorry, this is not a sufficient ground for entertaining your appeal or for condoning your delay for that matter. Reason being, first court said you are an affluent businessman, you are a hotelier. So first of all ये समझ पाना ही बहुत मुश्किल है कि आपके पास पैसा नहीं था अपील डालने के लिए, या आप कहीं से भी उस पैसे का अरेंजमेंट नहीं कर पाए. Second of all, and the law point here is that there is a provision in CPC and in the Court Fees Act as well, by way of which you could have filed an appeal which is deficit in court fee, and later on you could have given that court fee to the court. So आप एक deficit appeal फाइल कर देते और कोर्ट उसको अलाउ कर देता, और बाद में जब आप पे पैसा आता आप कोर्ट फी भी चुका देते. तो कोर्ट ने बोला आपके पास एक तरीका बड़े अच्छे से था, आपको पैसों का इंतजाम करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट यू चोज टू नॉट डू सो एंड वी डू नॉट थिंक दिस वॉज अ सफिशिएंट कॉज एंड दैट इज़ वाई डिले वॉज नॉट कंडोन्ड. नेक्स्ट जजमेंट भी एक 2-judge bench जजमेंट है बाय जस्टिस C.T. रवि कुमार एंड जस्टिस B.R. गवई. दिस इज़ बेनी प्रसाद वर्सेस दुर्गा देवी. नाउ यहाँ पे आपको ना एक बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ देखने को मिलेगी जो आपको रोज़ की अपनी लाइफ में भी देखने को मिल जाती है. मेरी लैंड है, मेरी लैंड पर किसी और ने एनक्रोच कर लिया, माइंड माई वर्ड्स, एनक्रोच कर लिया यानी कि कब्जा कर लिया एक तरह से मेरी लैंड पर. मैं हमेशा से ओनर हूँ और मैं ही ट्रू ओनर हूँ, मेरा ही टाइटल है, मैंने उसको कभी वो लैंड ट्रांसफ़र नहीं की किसी भी तरीके से. वो कब्ज़ा करने के बाद, इंक्रोचमेंट करने के बाद बी ने मेरी लैंड पर एक अपना घर कंस्ट्रक्ट कर लिया. उस पर उन्होंने लेट्स से 3 स्टोरी का बड़ा सा एक घर बना लिया है. 3 मंजिल हैं उसमें 5-5 रूम्स हर फ्लोर पर है. और अब जब मैं कोर्ट गई अपनी लैंड को मांगने, क्योंकि बी से मांगने पर तो मुझे लैंड मिली नहीं बल्कि मुझे बाहर निकाले जाने की धमकियाँ मिली, मुझे मारे जाने की धमकियाँ मिली. उस टाइम पर बी कोर्ट में आके ये कहता है कि मैंने इस लैंड पर जो भी सब कुछ बनवाया था वो इस गुड फेथ में, इस बिलीफ में बनवाया था कि ये लैंड मेरी ही है. ईशा ने तो कभी ऑब्जेक्ट किया नहीं मेरे इस लैंड के पोजीशन पे. टाइम से सिविल रेमेडी तो इसने अवेल करने की कोशिश की नहीं. तो अब नाउ शी इज़ बार्ड बाय द रूल ऑफ एस्टॉपल टू से एनीथिंग टू मी. तो अब ये लैंड मेरी है, और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज देयर एग्जिस्ट सेक्शन 51 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. नाउ कोर्ट ने बड़ा क्लियरली बोल दिया कि जो सेक्शन 51 है ना TPA का, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, ये आप जैसे लोगों पर अप्लाई नहीं करता है. क्यों? क्योंकि वो अप्लाई करता है ट्रांसफरी पे, जिसको किसी तरह से किसी सही तरीके से लैंड ट्रांसफ़र की गई हो, और उसके अगेंस्ट अप्लाई करता है जिसके पास शायद उस इंसान से ज़्यादा बेटर टाइटल हो. बट कोर्ट ने कहा एक एनक्रोचर, एक कब्जा करने वाला इंसान कभी भी सेक्शन 51 ऑफ TPA का फ़ायदा नहीं उठा सकता. तो बस इतना सा बोला कोर्ट ने कि प्लीज़ डोंट एक्ट रियली स्मार्ट and give my land back, give Isha's land back. I mean that was not Isha, but I just tried to explain you in this manner. तो इसलिए सेक्शन 51 का बेनिफिट कभी भी एनक्रोचर नहीं उठा सकता, और ये नहीं बोल सकता कि क्योंकि मैंने गुड फेथ में यहाँ पर कुछ बनवाया है, यहाँ पर कुछ अपने रहने की जगह बनवाई है, कुछ भी फॉर दैट मैटर बनवाया है, इसलिए और क्योंकि इन्होंने इतने दिनों से कुछ बोला नहीं, इसलिए नाउ शी इज़ स्टॉप्ड
फ्रॉम क्लेमिंग हर ओन लैंड फ्रॉम मी। अगर ऐसा होने लगा तो फिर तो सब कब्जा करने वाले लोग, सब एनक्रोचर बड़ी खुशी खुशी ज़िंदगी जिएंगे। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर बहुत सारे एग्जेम्पशंस दिए जाते हैं आपकी इनकम को, ताकि आपकी वो इनकम डिडक्ट हो सके आपकी टैक्सेबल इनकम में से। नेक्स्ट केस वाज रिलेटेड टू दैट एक्ट ओनली। This is again a two-judge bench judgment by Justice S. Ravindra Bhatt and Justice Dipankar Datta. This is Commissioner of Income Tax Exemptions Delhi versus Servants of People's Society. The point here was that there was a trust which was also managing a newspaper. अब जब न्यूज़पेपर मैनेज करते हो तो न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट भी आप देते हो। एडवर्टाइजमेंट जब आप देते हो तो आपको उससे रेवेन्यू आता है, पैसे आते हैं और काफ़ी सारे आते हैं। But due to some decisions of the Supreme Court, this revenue from newspapers, from advertisement in the newspapers, the newspapers actually which were being run by a trust, उस इनकम को डिडक्ट किया जा रहा था टैक्सेबल इनकम में से, क्योंकि एग्जेम्पशन मिल रहा था। बट रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दे दिया था इन द केस ऑफ अहमदाबाद अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी। यहाँ पर क्या हुआ कि जो इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ थी उन्होंने इस जजमेंट का ध्यान ही नहीं दिया और पुरानी जजमेंट्स के बेसिस पे असेसी जो थे उनको एग्जेम्पशन दे दिया इनकम टैक्स एक्ट के अंदर, और उनको इस एग्जेम्पशन का फ़ायदा उठाने के लिए बोल दिया। बट जब रेवेन्यू अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट आके पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला येस, दिस इज़ अ जजमेंट विच इज़ रिसेंटली बीन डिलीवर्ड एंड दिस हैज़ टू बी फॉलोड, एंड दैट इज़ वाई असेसी का केस उन्होंने फ्रेश कंसिडर करने के लिए भेज दिया वापस इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पास में, ताकि वो ये देख सके कि ये जो नई जजमेंट है ये अप्लाई करती है नहीं असेसी के केस में, और अगर करती है तो उनकी इनकम जो कि वो एक ट्रस्ट होके एक न्यूज़पेपर की एडवर्टाइजमेंट से डिराइव कर रहे हैं वो टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट केस है स्टूडेंट से रिलेटेड, द केस ऑफ अनुष्का एंड अदर्स डिलीवर्ड बाय अ टू-जज बेंच ऑफ जस्टिस A.S. बोपाना एंड जस्टिस C.T. रविकुमार। ये केस स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी कि वो OCI के टर्म के अंदर आने के लिए क्वालिफाई करते हैं। ये OCI वाले लोग, ये जो नया सा कॉन्सेप्ट आपको लगता है कुछ समय से आया है, अभी कुछ समय मतलब कुछ सालों से आया है, ये OCI वो लोग हैं जो जिनके पास इंडिया के अलावा किसी और कंट्री की भी सिटीजनशिप है, लेकिन ये फिर भी इंडिया में रह रहे हैं बाय चॉइस या बाय कंपल्शन, या किसी भी कारण से उन्होंने चूज़ किया कि वो इंडिया में ही रहेंगे। ओरिजिनली वो इंडियंस थे बट उनके पास किसी और कंट्री की सिटीजनशिप भी है। अब यहाँ पर ना मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाली, उसकी डेट थी 4 मार्च 2021। इस नोटिफिकेशन में यही लिखा था दैट OCI स्टूडेंट्स कैन ओनली अप्लाई टू द NRI सीट्स फॉर एंट्रेंस टेस्ट लाइक NEET, लाइक JEE, and they can't apply for those seats which are there exclusively for Indian citizens। अब ये नोटिफिकेशन एकदम से आ गई। जो बच्चे इतने सालों से इंडिया में, चाहे वो OCI कैटेगरी को बिलोंग करते थे और वो इतने टाइम से इंडिया में रह रहे थे, इंडिया में पढ़ रहे थे, और उनकी एक्सपेक्टेशन थी, उनकी रीजनेबल लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन थी कि जब अब मे बी नेक्स्ट ईयर या आज से 2 साल बाद उनका 12th स्टैंडर्ड कंप्लीट होगा तो वो JEE के लिए अप्लाई करेंगे, या वो NEET के लिए अप्लाई करेंगे, या और कोई ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, और उनके पास इतनी सारी सीट्स का पूल होगा जिसमें से उनको एक सीट शायद मिल जाएगी। वो उस तरह से प्रिपेयर कर रहे थे, बट एकदम से MHA ने नोटिफिकेशन निकाल के ये बोल दिया कि अब आप उन सीटों के लिए अप्लाई नहीं कर सकते जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए हैं, और आपके लिए अलग से एक सीट, अलग से हमने एक छोटा कोटा बना दिया, आप सिर्फ उसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी कि उनके लिए कंपटीशन और बढ़ गया, उनके लिए सीट्स कम हो गई, सीट्स की अवेलेबिलिटी कम हो गई। कोर्ट ने बोला वी हैव नो प्रॉब्लम इन दिस इज़ समथिंग दैट मस्ट बी डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट, और हम इसमें बहुत ज़्यादा अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। लेकिन कोर्ट ने ये भी बोला कि ये जो एक नोटिफिकेशन है ना, इसको आप ऐसे रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई नहीं कर सकते। रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब उन लोगों पे, उन बच्चों पे जो अभी इंडिया में ही रह रहे हैं, इंडिया में ही स्ट्राइव कर रहे हैं। बहुत सारे तो ऐसे बच्चे पीछे थे जो 13-14 साल से इंडिया में रह रहे हैं, जो JEE जैसे एग्जाम्स के लिए कोचिंग कर रहे थे, और एकदम से आपने उन्हें इतना बड़ा शॉक दे दिया। कोर्ट ने बोला ये नोटिफिकेशन अप्लाई करेगी सिर्फ उन्हीं बच्चों पे जो आपकी ये नोटिफिकेशन आने के बाद में दुनिया में आएंगे, यानी कि children who are born after the date of this notification, and court said that यही तरीका होगा इन सारे बच्चों के साथ जस्टिस करने का। अब ये जो नए बच्चे होंगे इनके पेरेंट्स के पास और इनके खुद के पास भी ये ऑप्शन होगा
पहले से ही वो डिसाइड कर पाएंगे कि हमारे बच्चों के पास बड़े होने के बाद अगर वो OCI से रहते हैं, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया रहते हैं और अपनी किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजनशिप नहीं छोड़ते हैं, तो उनके पास इतने ही लिमिटेड ऑप्शंस होंगे, लिमिटेड सीटें होंगी। और अगर हम वो सिटीजनशिप छोड़ के इंडियन सिटीजनशिप ले लेते हैं, इंडियन सिटीजन्स ही रहते हैं, तो फिर हमारे पास ये ऑप्शन इतने से होके, इतने से बढ़ के इतने ज़्यादा हो जाएंगे। तो वो लोग डिसाइड करें कि उनको अपनी वो वाली फैसिलिटीज़ लेनी है या फिर ये वाली इंडियन वाली फैसिलिटीज़ अवेल करनी है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यही करना फेयर होगा, और इसलिए ये जो नोटिफिकेशन है और ऐसी कोई भी नोटिफिकेशंस होंगी उनको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई ही करना चाहिए। नेक्स्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस एंड समथिंग दैट आई कीप सीइंग इन द कोर्ट्स। सिविल डिस्प्यूट्स होते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा होता है, कभी प्रॉपर्टी का मैटर होता है, कभी मारपीट का कुछ मैटर होता है, और उसको इतना बड़ा कलर दे देते हैं कि उसके लिए एक बड़ी सी क्रिमिनल FIR करा देते हैं और उसको कॉग्निजेबल केस बना देते हैं। पता नहीं कहाँ से एलिगेशंस निकाल के, बहुत बार फॉल्स एलिगेशंस, फेक एलिगेशंस, और कोर्ट में चले जाते हैं। और इस चक्कर में जो दूसरी पार्टी होती है वो बहुत हैरास होती है। सो दिस वाज द केस ऑफ उषा चक्रवर्ती, डिलीवर्ड बाय a 2-judge bench, again by Justice Ajay Rastogi and Justice C.P. Javikumar. सो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि क्लियरली ये केस देख के हमें लग रहा है कि एक सिविल डिस्प्यूट है जिसको एक क्रिमिनल नेचर दिया गया है, और जब ऐसे सूट्स दिखें, जब ऐसे केसेस दिखें कोर्ट को, तो वो एक फिट केस होता है क्वॉशिंग करने का। भजनलाल जजमेंट विच इज़ वेरी ओल्ड, उसमें भी ये प्रिंसिपल आपको भजनलाल जजमेंट में आपको एक 7-8 पॉइंट्स दिखते हैं। उसका 7th जो पॉइंट है वो यही दिखाता है कि जब आपकी पूरी कंप्लेंट इज फिल्ड बाय मैलाफाइड, कि आपको लगता है कि पुरानी कोई इनकी दुश्मनी है जिसको ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं और कोई सब्सटेंस नहीं है इस कंप्लेंट में, ये इनफैक्ट डिस्क्लोज भी नहीं कर पा रहे हैं, जो इतने सारे सेक्शंस इन्होंने FIR लगा दी हैं उसके एसेंशियल्स भी कॉन्स्टिट्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो चीज़ को भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में क्वॉशिंग तो करनी ही करनी चाहिए। उस FIR को क्वॉश कर देना चाहिए, उस क्रिमिनल प्रोसीडिंग को क्वॉश कर देना चाहिए कोर्ट को। कोर्ट ने यहाँ पे जब पूरे ऑफेंसेस को पढ़ने की कोशिश करी तो उन्होंने बोला कि हम एक बार पढ़ते हैं कि FIR में, कंप्लेंट में एक्चुअली लिखा गया है, और जो कंप्लेंट में लिखा है उस हिसाब से ये सारे सेक्शंस जो इतने बड़े बड़े लगा दिए फुलफिल हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे। और जब कोर्ट ने ये एनालिसिस करके देखा तो उनको मिला कि कोई भी कॉग्निजेबल केस तो बनता नहीं है, मैलिफाइड विजिबल है। इनका पुराना एक झगड़ा था जिसको उन्होंने एक क्रिमिनल ऑफेंस का फेस देने की कोशिश की है। और इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट को ये भी पता चला कि ये जो पुराना झगड़ा था, जिनका सिविल डिस्प्यूट था, इसे छुपाने की भी कोशिश की है कंप्लेनेंट ने। सो सुप्रीम कोर्ट सेड कि ये सब मिला के हमें पता लगता है कि क्वॉशिंग कर देनी चाहिए थी हाई कोर्ट को। सी नेक्स्ट इज द केस ऑफ BV शेषिया। ये मेरे लिए बड़ा शॉकिंग सा केस था, क्योंकि हमने बहुत बार देखा है जो सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट का ऑफेंस है, चेक बाउंस का, उसमें लोगों का समझौता हो जाता है, सेटलमेंट हो जाती है कोर्ट में। और ये ऑप्शन लोगों के पास इसलिए है बिकॉज इट्स अ कंपाउंडेबल ऑफेंस, जहाँ पे आप ऑफेंस को कंपाउंड करवा सकते हो, सामने वाले से माफ़ी मांग के, उससे सेटलमेंट करके, उसको पैसे ऑफर करके जो भी आपने उसके नहीं दिए थे, एक सेटलमेंट पे आके किसी भी तरीके से। और इस केस पे भी ऐसा ही हुआ, पार्टीज एंटर्ड इनटू अ सेटलमेंट एग्रीमेंट विच वाज क्लियरली अ कंपाउंडिंग थिंग हैपनिंग, बट ऐसे में भी कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया सेक्शन 138 के अंदर। तो जब ये केस सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब कंपाउंडिंग की पावर है, जब कंपाउंडिंग की फैसिलिटी है ऐसे केस में, जब IPC बोलता है कि कंपाउंड करा जा सकता है, जब हमारे पीनल स्टैट्यूट्स बोलते हैं कि कंपाउंड करा जा सकता है इस केस को, तो कोर्ट्स को इसके बीच में नहीं आना चाहिए और कन्विक्शन नहीं करना चाहिए। कन्विक्शन तो इनफैक्ट कोर्ट ने बोला हो ही नहीं सकता, एंड दैट इज़ वाई सुप्रीम कोर्ट सेड कि ये कन्विक्शन गलत था और जो सेटलमेंट डीड है उसको ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस यहाँ पे दी जाएगी। मतलब किसी केस को अगर कंपाउंड होने के बाद भी आपने उसमें कन्विक्ट करना है किसी को, तो फ़ायदा ही क्या है कंपाउंडिंग प्रोविजन के होने का। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट केस जो कि बहुत ज़्यादा आजकल हाईलाइट हो रहा है, probably because there is an involvement of Mr. Adani into this। यहाँ पे जो पाइपलाइंस अफेक्ट हुई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से, those belong to Mr. Adani। So this is KTV Health Food Private Limited versus Union of India, जो केस पहले NGT में और फिर जाके कहीं सुप्रीम कोर्ट में आया। So 3-judge bench, जस्टिस JB पार्डीवाला, जस्टिस KM जोसेफ एंड जस्टिस BV नागरत्ना। इस केस पे ना NGT ने एक डिसीजन दिया था because there was an act which was found to be in violation of the coastal zone regulations, CRZ के वायलेशन में NGT को मिला था कि एक पाइपलाइन ले डाउन की गई है एडिबल ऑयल स्टोरेज के लिए, और टैंक्स भी ले डाउन किए गए हैं
और एनजीटी को पता लगा था कि दिस इज़ अगेंस्ट कोस्टल जोन रेगुलेशंस, इसलिए उसको डेमोलिश करने का ऑर्डर दिया था। बस उसी के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट इस केस को लाया गया। अच्छा, और जब ये पाइपलाइन ले डाउन हो रही थी ना, तो इसके लिए बहुत सारी परमिशंस चाहिए होती हैं ऐसे कामों के लिए, क्योंकि ये एनवायरनमेंट पे भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। लेकिन ये पाइपलाइन का काम तभी शुरू हो गया था, इनफैक्ट ये ले होने ही वाली थी जब एक परमिशन पेंडिंग थी, बट वो परमिशन क्या हुआ ना, पोस्ट डेटेड आई, मतलब काम शुरू हो गया उसके बाद में परमिशन आई। नाउ एनजीटी सेट इट असाइड फॉर दिस रीजन एज वेल कि ये तो दिस इज इन कॉन्ट्रवेंशन ऑफ 2011 नोटिफिकेशन। एनजीटी ने बोला ठीक है, आपने बाद में दे दी है परमिशन इनको काम करने की, बट देख तो लेते किस चीज़ की परमिशन आप दे रहे हो। सो द सुप्रीम कोर्ट सेड एनजीटी वॉज राइट। सुप्रीम कोर्ट सेज CRZ notification 2011, which was issued under the Environment Protection Act, gives permission for storage facilities, for laying down storage facilities of non-hazardous cargo such as edible oil, जो कि वो तेल बनाने का काम होता है, उसकी पाइपलाइंस ले डाउन करना, उसके स्टोरेज टैंक्स लगाना, ओनली विद इन अ नोटिफाइड पोर्ट एरिया। बट इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि वो नोटिफाइड पोर्ट एरिया के अंदर नहीं था, इनफैक्ट वो वहाँ से 4 किलोमीटर, पोर्ट से ही 4 किलोमीटर दूर था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दिस इज सर्टेनली वायलेशन ऑफ द CRZ गाइडलाइंस, और ऐसे केस में हमें उन स्टोरेज टैंक्स को डेमोलिश करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये एनवायरनमेंट पे इफेक्ट डाल सकता है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन के अगेंस्ट है। और कोर्ट ने बोला कि जब वो टैंक्स डेमोलिश हो रहे हैं तो उसके साथ में लगी हुई पाइपलाइन वैसे भी यूजलेस सी हो जाएंगी, तो उसका क्या करना है वो खुद देख ले, एनजीटी देख ले, अथॉरिटीज़ देख ले, और यहाँ पे जो अपीलेंट थे वो देख लें, बट इस स्टोरेज टैंक को डेमोलिश करने के लिए कहा, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को ऊपर रखते हुए। नेक्स्ट वॉज अ क्रिमिनल केस, नईम अहमद्स जजमेंट डिलीवर्ड बाय 2 जज बेंच ऑफ जस्टिस अजय रस्तोगी एंड जस्टिस बेला एम त्रिवेदी। यहाँ पर a woman alleged rape on a man who was her live-in partner, you can say. She was a married woman, he was a married man, and they were living together. They were in a consensual sexual relationship, but that woman later on claimed that he entered into this sexual relationship with me, he acquired my consent only on promising me that he will marry me in the future, and she said all his promises were proved to be false later on when he didn't marry me for long, and that is why I am here in the court. In this case, court said the woman was mature enough to understand that she was a married woman, he was a married man, and ये बहुत easy नहीं होता दोनों के लिए ही, या उस मैन के लिए भी, उससे शादी कर लेना अपने पूरे घर को छोड़कर। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूट्रिक्स को बहुत पहले ही पता लग गया था कि वो मैरिड मैन है, ऑल्दो उसे इनिशियली नहीं पता था, लेकिन ये पता होने के बाद भी कि वो इंसान मैरिड है, वो उनके साथ आके रह रही थी, उनके साथ एक कंसेंजुअल सेक्सुअल रिलेशनशिप में थी, और वो इतनी छोटी या इतनी नासमझ नहीं है कि उनको इस तरीके से बेवकूफ़ बनाया जा सके। इसलिए कोर्ट ने कहा कि इस केस में हमें कहीं भी ये नहीं दिख रहा कि वो उनके साथ एक सेक्सुअल कंसेंजुअल रिलेशनशिप में सिर्फ इसलिए थी क्योंकि उन्होंने एक मैरिज का प्रॉमिस करा था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि यहाँ पर जो ये वो कोर्ट आई हैं वो भी इतने टाइम के बाद, उनको बहुत पहले से पता था वो मैरिड है, उनको बहुत पहले से पता था कि वो अपनी वाइफ को विजिट करता है, कि वो अपने नेटिव जगह जाता है अपनी वाइफ से, जो और उसके और भी बच्चे हैं उनको भी विजिट करता है, बट उसने इतने टाइम से कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया। ये सब उसके कॉन्डक्ट को देख के ये लगता है कि शी वॉज नॉट स्टेइंग विद हिम आउट ऑफ इमेच्योरिटी और जस्ट बिकॉज ऑफ द बिलीफ दैट ही इज़ गोना मैरी हर। ये सब कुछ जो प्रूव होता है, कई बार आपको हमें लगता है कि शायद ये कोर्ट बहुत ही रूड स्टेटमेंट्स पास ऑन कर रहे हैं, लेकिन ये सब कुछ एविडेंसेस के बेसिस पे प्रूफ होता है, ये सब कुछ क्रॉस एग्जामिनेशन के बेसिस पे प्रूव होता है। तो यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट को यही देखना था कि क्या जो ट्रायल का पूरा रिकॉर्ड अवेलेबल है उससे कहीं से भी लग रहा है कि ये फॉल्स प्रॉमिस की वजह से उसके साथ रह रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा नहीं लग रहा है, एंड दैट इज़ वाई दिस मैन कैन नॉट बी हेल्ड गिल्टी ऑफ रेप। इट इज़ अ वेरी सीरियस ऑफेंस, और इस तरीके से उसको हम गिल्टी नहीं बोल सकते हैं। जो इस टाइमलाइन का लास्ट केस है वो है महाराष्ट्र स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन एक्स एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन बाय 2 जज बेंच जस्टिस एस रविंद्र भट्ट एंड जस्टिस अनिरुद्ध बोस। ये एक ऐसा केस था जहाँ पे VRS एम्प्लॉयज़ और वो एम्प्लॉयज़ जो कि सुपर एनुएशन की एज तक आके रिटायर हुए थे, वो कहीं ना कहीं आके सेम ट्रीटमेंट मांग रहे थे, और जब उन्हें सेम ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा था तो VRS एम्प्लॉयज़ आके ये बोल रहे थे कि हमारे साथ तो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, हम तो सिमिलर पोजीशन में सिचुएटेड थे।
कोर्ट ने बोला ऐसा नहीं है। वीआरएस एम्प्लॉयज़ का कॉन्सेप्ट यही है कि वो जब वीआरएस एम्प्लॉयज़ का कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आप किसी भी रीज़न की वजह से अपनी रिटायरमेंट की एज आने से पहले रिटायर होना चाहते हो, काम करना छोड़ना चाहते हो, तो आप वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंदर रिटायर हो सकते हो। उस केस में भी आपको पेंशन मिलती है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो, और आपको कई सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। बट अगर आप ये बोलोगे दैट वी डिज़र्व सेम ट्रीटमेंट, वी डिज़र्व पैरिटी, वी डिज़र्व टू बी ट्रीटेड इक्वली विद दोज हु रिटायर ऑन द एज ऑफ सुपर एनुएशन, तो वो सही नहीं होगा। आप दोनों लोग सेम नहीं हैं, क्योंकि आप सेम नहीं हैं तो इसलिए आपकी पेंशन में, आपको बाद में मिलने वाली फैसिलिटीज़ में डिफरेंस आ सकता है। बस यही थी सुप्रीम कोर्ट की बात, और यही बात बहुत सारे केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने और भी बहुत बार कही है। मैंने तो बस एक इतनी बड़ी सी जजमेंट का आपको एक छोटा सा जिस्ट दे दिया है। With this we come to the end of this video. Let me know if this video benefited you in any way. I love making a lot of informative content, a lot of entertaining content for you people, and I'll keep making this, I promise to you. And with this I can just say that I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.